नदीमुद्दीन जिसकी उम्र 26 साल, जो कि ऑटो चलाने का काम किया करता था। इसकी पत्नी सानिया जिसकी उम्र 22 साल होती है, वो घर पे रहती है। सानिया देखने में बेहद खूबसूरत। वो सोचती है कि मेरे पति इतना मेहनत करते हैं, रोजाना ऑटो चलाते हैं, इन गर्मियों में भी वो ऑटो चलाने जाया करते हैं, तो क्यों ना मैं कुछ ऑनलाइन तरीके से पैसे कमाने का जुगाड़ करूं। तो वो एक मोबाइल खरीदती है और इंस्टाग्राम यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर देती है। और देखते ही देखते थोड़े ही समय में ये वीडियो वायरल होना शुरू कर देते हैं। आखिर धीरे धीरे सब कुछ सही तरीके से चलता रहता है। दोनों पति पत्नी बेहद खुश होते हैं। लेकिन जैसे ही टाइम बीतता है, जो सानिया होती है उसे अपने सगे ममेरे भाई की लत लग जाती है। उसके बाद कुछ ऐसा होता है कि जो सानिया है उसका जो नाम है सोशल मीडिया पे तेजी से वायरल होने लगता है। सभी लोग जानना चाहते थे कि इस पति पत्नी में जो खुशियां थी अचानक ये कैसे कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये जो सानिया है इसको अपने ममेरे भाई की लत कैसे लग जाती है। आखिर क्या होता है दोनों के बीच में, पूरी कहानी इस वीडियो में बात करने वाला हूं। बस लास्ट तक बने रहो और देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लेना। बाकी आप लोग कहां से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर किया करिए। नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। तो चलिए स्टार्ट करता हूं। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूं, यह है मध्य प्रदेश में एक शहर लगता है भोपाल। यहीं पर एक थाना है इटखेड़ी थाना। इसी के अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी करोद एक जगह लगता है। यहीं के रहने वाले मोहम्मद वसीम होते हैं, जिनकी पत्नी निशा होती है। इन दोनों के बीच में 2 बेटियां होती हैं। बड़ी बेटी जिसका नाम सोनाली होता है, छोटी बेटी सानिया। बेहद गरीब परिवार होता है। मोहम्मद वसीम जो होते हैं दिन भर काम करते हैं, तो शाम को कहीं से सिर्फ खाने के लिए जुगाड़ कर पाते थे। यानी बेहद गरीब परिवार होता है। समय धीरे धीरे बीत रहा होता है। जो मोहम्मद वसीम होते हैं इनके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही थी कि आखिर मेरी 2 बेटियां हैं, इनकी शादी कहाँ करूंगा, कैसे होगा, सब कुछ समझ नहीं आ रहा था। लेकिन दुख का पहाड़ तो तब टूट जाता है जब सन 2012 में मोहम्मद वसीम की पत्नी निशा इस दुनिया को छोड़कर चली जाती हैं। अब मोहम्मद वसीम के ऊपर 2 बेटियों का जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आखिरकार समय धीरे धीरे बीत रहा होता है, लेकिन जो सानिया होती है अपने मामा के घर पे रहने लगती है। मामा के घर से ही पढ़ाई लिखाई करती है। इधर 2017 आ जाता है। 2017 में मोहम्मद वसीम अपनी बड़ी बेटी सोनाली का पास के ही गांव में एक जगह शादी कर देते हैं। आखिरकार सोनाली बड़ी बेटी अपने ससुराल चली जाती है। समय का रफ्तार धीरे धीरे बढ़ रहा था। 2020 में जो सानिया है उसकी भी शादी तय होती है परखेड़ा के रहने वाले नदीमुद्दीन उर्फ मुन्ना के साथ, जो कि ऑटो चला करके अपना पेट का भरण पोषण किया करते थे। टाइम बीत रहा होता है। इधर जो मोहम्मद वसीम होते हैं ये भी अपना घर छोड़ देते हैं और अपनी बड़ी बेटी के घर पे रहने लगते हैं। अब जनवरी 2024 आ जाता है। जो सानिया है इसके पेट में एक बच्चा पलने लगता है और थोड़ा और टाइम बीतता है। लगभग मार्च के मतलब जनवरी में एक बच्चा पैदा होता है, एक बच्ची पैदा होती है, और मार्च में वो बच्ची जो है इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है, मार्च 2024 में। अब जैसे ही दुनिया को छोड़कर वो बच्ची जाती है, तो जो सानिया है उसे बहुत ज्यादा सदमा लगता है कि पहली ही बेटी हुई थी, 2020 में शादी हुई थी, 24 में बेटी हुई थी, यानी 4 साल बाद, और वो भी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जो सानिया है बहुत दुखी होती है। आखिरकार अपनी बहन के यहाँ आती है और वहीं पर रहने लगती है। सानिया जिसकी उम्र 22 साल होती है, ये 21 मई 2024 को अपने बहन के घर रहती है, और बहन के घर पे ही उसके पिता रहते हैं वसीम। तो वो अपने पिता और बहन से बोलती है कि मैं जा रही हूँ मार्केट घूमने के लिए और शाम के पहले मैं घर पे आ जाऊंगी। तो सानिया की बहन बोलती है ठीक है,
तुम्हें अगर जाना है, कुछ जरूरी काम है तो जाओ घूम आओ। अब सानिया घर से निकलती है लेकिन शाम को घर पे आती नहीं है। तो सानिया की बहन, पिताजी सभी लोग सोचने लगते हैं कि सानिया गई कहाँ है, आखिर आई क्यों नहीं। वो लोग पता करने लगते हैं, सानिया के मामा के घर पे पता करते हैं। तो उसके मामा के घर वाले बोलते हैं कि पता नहीं, यहाँ पर तो नहीं आई है। अलग अलग जगहों पे जब पता करने की कोशिश करते हैं तो कोई पता नहीं चलता है। धीरे धीरे करके 2 दिन बीत जाते हैं, यानी 21, 22, 23 मई हो जाता है। 23 मई को जो पिताजी हैं परेशान होते हैं कि आखिर मेरी बेटी सानिया मेरे ही जिम्मे थी, यहाँ मेरे घर पे आई थी, मतलब यानी मेरी बेटी के घर पे, और गई कहाँ पे। तो सानिया के पिताजी थाने जाते हैं और वहां पर मामला दर्ज कराते हैं गुमशुदगी का। थाना प्रभारी होते हैं दुर्जन सिंह बरकड़े, जो कि मामला को गंभीरता से लेते हैं और जांच पड़ताल शुरू कर देते हैं। सानिया का एक ममेरा भाई जिसका नाम अनस होता है, ये भी मतलब पता करने की कोशिश करने लगता है कि सानिया गई कहाँ पे। अलग अलग जगहों पे पता करता है लेकिन कोई पता नहीं चल रहा था। इधर पुलिस भी पता करने की कोशिश कर रही थी कि सानिया गई कहाँ पे। तो जो अनस है वो सानिया के ससुराल जाता है, यानी नदीमुद्दीन के घर पे जाता है, वहां पे गांव पे जाता है। तो देखता है कि जो नदीमुद्दीन है वो घर पे नहीं है, घर पे ताला लगा हुआ है। और आसपास पता करता है, जो अनस है ममेरा भाई, वो आसपास पता करता है कि आखिर नदीमुद्दीन गए कहाँ पर। तो आसपास के लोग बताते हैं कि आज 3-4 दिन हो गया है, गायब है, घर पे है ही नहीं। वो गांव वालों से पता करता है कि आखिर कैसा व्यवहार था उसका। तो कुछ लोग बताते हैं कि जो नदीमुद्दीन है, ये कुछ दिन पहले अपनी पत्नी को बिना कपड़ों के गांव में पूरे घुमाया था, मारा पीटा था। आखिरकार अनस आश्चर्यचकित होता है और पुलिस थाने जाता है, पूरी बात बताता है। अब पुलिस को डाउट हो जाता है कि नदीमुद्दीन ने ही कुछ किया है, तभी घर से फरार है। पुलिस नदीमुद्दीन को गिरफ्तार करने की कोशिश करने लगती है, अलग अलग जगहों पे पता करती है, लेकिन कोई भी पता नहीं चल रहा था नदीमुद्दीन का। मुखबिर लगाए जाते हैं, तभी एक व्यक्ति उसे एक मार्केट में दिखता है जब नदीमुद्दीन, तो पुलिस को फोन कर देता है। मौके पर पुलिस आती है और नदीमुद्दीन को गिरफ्तार कर लेती है और थाने लेकर जाती है। 1 जून 2024 को नदीमुद्दीन गिरफ्तार हो जाता है और थाने ले जाकर पुलिस उससे पूछताछ स्टार्ट कर देती है। नदीमुद्दीन बताता है कि साहब मैं तो कुछ नहीं जानता, मैं सिर्फ ऑटो चलाता हूँ और अभी घूमने टहलने आया था। मेरी पत्नी मेरे साली के यहाँ गई थी, वहीं पर रह रही थी, हमें नहीं पता कुछ। लेकिन जो पुलिस है वो पूछती है कि तुम 4 दिन, जिस दिन से वो गायब है 21 तारीख से, 21 से ही तुम क्यों गायब हो, पूरे 10 दिन अपने घर पे वापस क्यों नहीं आए। अलग अलग तरीके से जब पुलिस जांच पड़ताल करती है, उसका लोकेशन ट्रेस करती है, तो पता चलता है कि जो नदीमुद्दीन है अपनी पत्नी सानिया से मिला जरूर था 21 तारीख को। आखिरकार नदीमुद्दीन जो है टूट जाता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है, और जब कहानी जितने लोग सुनते हैं वाकई में सोचने लग जाते हैं कि आखिर इस दुनिया में किस किस प्रवृत्ति के लोग होते हैं। वो बताता है नदीमुद्दीन कि 2022 में नदीमुद्दीन और सानिया की शादी हुई थी, और जैसे ही शादी हुई थी नदीमुद्दीन बताता है कि मेरे शादी में मुझे कुछ मिला ही नहीं था। मैंने अपने पत्नी से बोला, सानिया से, कि दहेज में कम से कम एक बाइक मांगो अपने पिताजी से। तो बोलती है कि मेरे पिताजी इतने गरीब हैं, कहाँ से बाइक दे पाएंगे। आखिरकार नदीमुद्दीन अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा प्रेशर देता था, डांटता था, बोलता था कि तुम दहेज मांगो अपने पिताजी से। आखिरकार सानिया भी बहुत साधारण लड़की होती है और ये कोई भी दहेज नहीं मांग पाती है अपने पिताजी से, क्योंकि उसके पिताजी के पास भी खुद का रहने का ज्यादा मकान नहीं था। वो खुद अपनी बड़ी बेटी के यहाँ रहते थे, तो दहेज कहाँ से दे देते। आखिरकार धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, तो सानिया सोचती है मेरे पति जो हैं ऑटो चलाने का काम करते हैं, तो क्यों ना मैं इंस्टाग्राम यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं, कुछ पैसे हो सके तो मिले, क्योंकि आज के डेट में काफी लोग यूट्यूब से पैसे अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो अब सानिया भी एक मोबाइल अपने पति से बोलती है, तो उसका पति भले लड़ाई झगड़ा करता था लेकिन फिर भी एक मोबाइल दे देता है। अब सानिया एक मोबाइल जब ले लेती है तो उस पे इंस्टाग्राम पे वीडियो, यूट्यूब पर वीडियो तमाम बनाना शुरू कर देती है। धीरे धीरे टाइम बीत रहा होता है, कुछ वीडियो भी वायरल होने लगती हैं। अब जो सानिया है, इसका तो कोई अपना घर था नहीं, क्योंकि इसके पिता खुद इसकी बड़ी, मतलब बड़ी वाली बहन के यहाँ रहते थे।
सानिया को जब अपने घर पे ऊब लगने लगता तो या तो अपने मामा के घर जाया करती थी या फिर अपने बहन के घर। तो अपने मामा के घर जाती है और जब वहां पर जाती है तो अपने जो ममेरा एक भाई होता है अनस, उसके साथ वीडियो बनाती है इंस्टाग्राम पे। क्योंकि आजकल जो ब्लॉगिंग लोग करते हैं तो जहां भी जाते हैं वहां पर वीडियो बना बना के यूट्यूब पर डालना शुरू करते हैं। ये भी जाती है तो इंस्टाग्राम पे कुछ रील्स बनाती है, अपने मामा के गांव के कुछ लड़के होते हैं उनके साथ भी रील्स बनाती है। और उसके बाद थोड़ा टाइम अपने मामा के यहाँ रहने के बाद अपने पति के घर फिर से आ जाती है। और जब अपने पति के घर आती है तो उसका पति देखता है कि मेरी पत्नी अलग अलग लोगों के साथ, यानी अपने मामा के लड़के, अपने मामा के गांव के लड़कों के साथ रील्स बनाई है इंस्टाग्राम पे। तो बहुत ज्यादा गुस्सा होता है और बोलता है एक तो तुमने दहेज नहीं लाया और दूसरे तुमने इस तरीके की वीडियो डाल रही हो। अपने पत्नी को बहुत ज्यादा मारता पीटता है और बोलता है कि तुम दहेज लाओ, जहां से हो सके दहेज भी नहीं दे रही हो। लेकिन सानिया इन सब चीजों को बिल्कुल सहन कर रही थी, कुछ बोल नहीं रही थी। सोच रही थी कि पति हैं कह रहे हैं लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सही हो जाएगा, यानी सहन करने का काम कर रही थी। धीरे धीरे करके 2020 लॉकडाउन में ही शादी हुआ था। 20 से 21 से 21 से 22 से 21 से 22 से 23, यानी 3-4 साल बीतने लगते हैं, एक भी बच्चे नहीं होते हैं। इधर जो 23 में जो सानिया है प्रेग्नेंट हो जाती है और इधर जब प्रेग्नेंट होती है तो नसीबुद्दीन बोलता है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, ये तुम्हारे प्रेमियों का है, तुम्हारे मामा के लड़के का एक बच्चा है, मेरा तो हो ही नहीं सकता है। और जैसे ही इन सब बातें सुनती है तो सानिया बिल्कुल शांत रहती है, सुन लेती है लेकिन ज्यादा कुछ कहती नहीं है। लेकिन ऐसे टाइम धीरे धीरे बीत रहा होता है। लेकिन इधर जो 2024 आ जाता है। जनवरी 2024 में सानिया को एक प्यारी सी गुड़िया बच्ची जन्म लेती है। और जैसे ही बच्ची जन्म लेती है तो सानिया सोचती है कि चलो अब मेरी एक बेटी हो गई है, अब मेरा कोई एक बच्चा हो गया है तो मेरे पति हो सके तो मुझे कम प्रताड़ित करे। लेकिन धीरे धीरे टाइम बीतता है। इधर जनवरी में बच्ची होती है, फरवरी बीत जाता है, मार्च का टाइम होता है, एक दिन का टाइम होता है। उसका सानिया का पति गया होता है ऑटो चलाने और सानिया घर पे अकेली होती है तो सोचती है क्यों न अपने भाई ममेरे भाई से बात कर लेते हैं। अनस के पास फोन लगाती है और वीडियो कॉलिंग बात करती रहती है। तभी अचानक जो इसका पति है नसीमुद्दीन वो आ जाता है और देखता है कि अनस से वीडियो कॉलिंग बात कर रही है। उसे जो डाउट था पहले, ऐसा लगता है कि अब कंफर्म में बदल चुका है, वो वाकई में उसी की बच्ची है, उसी के साथ है शारीरिक संबंध। यानी जो शक है, डाउट है, बढ़ चुका था। अपनी पत्नी को मारने पीटने लगता है। इधर मार्च का टाइम होता है और गुस्सा इस हद तक होता है, बोलता है बच्ची मेरी नहीं है, और गर्म पानी खौलता हुआ लाता है, अपनी बेटी के ऊपर डाल देता है और उसकी बेटी परेशान होती है और मुश्किल से 3 से 4 घंटे के अंदर इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। सानिया सोचती है कि अब तो हद हो गई, यानी इससे बढ़कर के मेरे साथ अपराध क्या हो सकता है। मुंह से बोलते थे, मारते थे, मेरे को प्रताड़ित करते थे, मैं तो सह लेती थी। लेकिन आज मेरी बच्ची, जो कि जिसके सहारे मैं सोची थी कि अपनी जिंदगी बिताऊंगी, आज उसी के साथ इस तरीके का कांड हुआ है। तो अब वो बर्दाश्त के बाहर हो जाती है और अपने पति से झगड़ा कर लेती है। उसके बाद वहां से फौरन अपनी बहन के घर पे आ जाती है। और जब बहन के घर पे आती है तो शांत पूर्वक वहीं पर रहना शुरू कर देती है, अपने पति से बात करना बंद कर देती है। लेकिन इधर धीरे धीरे टाइम जब बीतता है, मई आ जाता है। मई में जो नसीमुद्दीन है फिर से अपनी पत्नी सानिया के पास फोन करता है और माफी मांगता है। बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने तुम्हारे ऊपर जो डाउट किया अब मैं बिल्कुल भी डाउट नहीं करूंगा। मैं जो भी गलती किया हूं उसका पश्चाताप हो रहा है मुझे, और मेरे घर पे आ जाओ तुम। सानिया, आखिरकार पति ही था उसका सानिया का, तो सानिया थोड़ा दिल पिघलता है और बोलती है कि ठीक है, मैं आकर के पहले आपसे बात करती हूँ, उसके बाद ही मैं आऊंगी। तो नसीमुद्दीन बोलता है ठीक है, और सानिया अपने बहन से, अपने पिताजी से बोलती है कि मैं मार्केट जा रही हूँ, शाम को आऊंगी। अपने घर से निकलती है और इधर नसीमुद्दीन आता है और सानिया को लेकर के बाकायदे अपने घर पे आता है और दोनों बातचीत करते हैं। और बातचीत फिर करते करते दोनों में फिर से झगड़ा हो जाता है। जो नसीमुद्दीन बोलता है कि तुम 2 महीने
अपने उसी भाई आशिक के साथ रह करके आई हो, कितना अच्छा लग रहा होगा। सानिया फिर से गुस्सा होती है, बोलती है कि तुम तो बात करने के लिए बुलाए थे, अब तुम बात फिर से बढ़ा रहे हो। और इसी को लेकर के झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा इस कदर होता है कि नसीमुद्दीन अपनी पत्नी का गला घोंट देता है। उसकी पत्नी इस दुनिया को जब छोड़कर चली जाती है तो रात का टाइम होता है। नसीमुद्दीन उसकी डेड बॉडी को बाकायदे बोरी में भरता है और एक जगह पे ले जाता है, सुनसान जगह पे। और मतलब जहाँ पे कचड़ा वगैरह फेंका जाता है वहीं पर कुछ कचड़ा ऊपर रखता है और उसकी डेड बॉडी में आग लगा देता है, वो जल जाती है। जलने के बाद क्या करता है, पूरा नहीं जल पाता तो कई टुकड़ों में यानी 14 टुकड़ों में काटता है और अलग अलग जगहों पे खंदकों में ले जाकर के फेंकना शुरू कर देता है। आखिरकार फेंक पुलिस से सब कुछ बताता है कि मैंने फेंका है। अब पुलिस जैसे ही इस तरीके की बात सुनती है तो उसके साथ ले जाती है। तो एक जगह होता है, अरावली की खंती होती है, वहीं पर ले जाता है, दिखाता है तो वहां पे खोपड़ी मिलती है। जो खोपड़ी होती है मतलब सानिया की, उसको लेकर आते हैं पुलिस वाले और इसका डीएनए जब चेक करते हैं तो पता चलता है सानिया ही है। आखिरकार पुलिस जब इस तरीके की बात सुनती है और सोशल मीडिया पे जितने लोग सुनते हैं कि एक पति सिर्फ शंका बस, यानी कुछ भी चीजें प्रमाण रूप से देखा नहीं था अपनी आंखों से कि वो वाकई में अपने ममेरे भाई के साथ संबंध बनाती थी या नहीं, सिर्फ डाउट बस उसने अपनी पत्नी को इस दुनिया से हटा डाला, अपनी एक बच्ची को इस दुनिया से हटा डाला। आखिरकार ऐसे व्यक्ति के खिलाफ वाकई में कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और पुलिस भी उसके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करती है और सलाखों के पीछे पहुंचा देती है। अभी वो जेल में है, ये तो कोर्ट पर निर्भर करता है कि आखिर उसे कितनी साल की सजा मिलेगी, लेकिन उम्र कैद की सजा जरूर मिलेगी। ऐसे लोगों को तो फांसी की सजा होनी चाहिए, बाकी कोर्ट पर निर्भर करता है। एक पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं आज के कमेंट की ओर। तो सुमा त्रिपाठी जी हैं जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। सोमसा बोसे चावा हैं जो कि जोधपुर से हैं। अशोक कुमार शर्मा ग्रेटर नोएडा से रहने वाले हैं। बाकी चंद्रभान पाल रसूलाबाद कानपुर देहात उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। डॉक्टर AK अग्निहोत्री जो कि प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। सुरेश नायक उड़ीसा से रहने वाले हैं। अनंत कुमार हैं जो कि बरेली उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। विनोद बघेल हैं अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। और सुनील पाल सीतापुर उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। रवि कुमार अंबेडकर जो कि इनका गांव होता है राहुल नगर मनकोसी गया बिहार से रहने वाले हैं। सुरेश पांडे प्रयागराज उत्तर प्रदेश से रहने वाले हैं। समीउल्लाह नेपाल से रहने वाले हैं। तो सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।